मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। इंडियन इकोनॉमी की इस स्पेशल क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी के पहले लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं, यानी आज पहली क्लास आपकी होगी और ये क्लास जो है यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों के लिए समर्पित होगी। यूपीपीएससी की जितनी भी परीक्षाएं हैं आप आने वाली परीक्षाओं में आर भी कवर कर सकते हैं। तो ये जो है हम इसमें जैसे रमेश सिंह का है इंडियन इकोनॉमी की स्पेशल बुक उसको कवर करेंगे। इसके साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स है इसमें जुड़े हुए उन सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलेंगे और इस पर जो है आपका प्रैक्टिस भी डेली का डेली कराने का प्रयास किया जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हमको दो शब्दों को समझना पड़ता है। एक शब्द है अर्थव्यवस्था और दूसरा शब्द है भारतीय अर्थव्यवस्था। दूसरा शब्द क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था। यानी हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी को लेकर के। किस पे बात कर रहे हैं? इंडियन इकोनॉमी को लेकर के। अब देखिए, अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमी है क्या? तो सबसे पहले ये समझना होगा कि अर्थव्यवस्था क्या है और भारत एक देश है, तो भारत की अर्थव्यवस्था की हम लोग बात करने चल रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था से एक शब्द स्पष्ट होता है कि व्यवस्था यानी यह है, ये क्या है? प्रणाली है। क्या है ये? यह एक प्रणाली है। अब यह कैसी प्रणाली है, कैसी व्यवस्था है, किस प्रकार से काम करती है, कितने प्रकार से काम करती है, कितने इसके प्रकार होते हैं, क्या है व्यवस्था, इस व्यवस्था में क्या होता है, तो यह कैसी प्रणाली है, इन तमाम सवालों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो, अर्थव्यवस्था कैसी व्यवस्था, तो यह एक प्रणाली है। किस तरह की प्रणाली है? तो देखिए मेरे भाई, इस प्रणाली में तीन तरीके के मुख्य तरीके से कार्य होते हैं। एक तो होता है उत्पादन का कार्य। कैसा कार्य होता है? उत्पादन का। दूसरा कार्य जो इसमें होता है उसे हम लोग बोलते हैं उपभोग का कार्य, और जो तीसरा कार्य होता है उसे हम लोग बोलते हैं वितरण का कार्य। तीसरा कार्य क्या होता है? वितरण का कार्य। तो अर्थव्यवस्था में तीन तरह के कार्य होते हैं, यानी इन तीन तरह के कार्य करने की प्रणाली का नाम अर्थव्यवस्था है। उत्पादन, उपभोग और वितरण की प्रणाली का नाम क्या है? अर्थव्यवस्था है। अर्थात एक ऐसी प्रणाली जिसमें उत्पादन का कार्य होता है, वितरण का कार्य होता है, उपभोग का कार्य होता है। अब प्रश्न ये है कि उत्पादन क्या है, उत्पादन कहते किसे हैं? अब देखिए, उत्पादन किसे कहते हैं, तो यहाँ पर होता किसका उत्पादन है? यहाँ उत्पादन दो तरीके का होता है। एक तो वस्तु का उत्पादन होता है और दूसरा यहाँ पर उत्पादन होता है सेवा का। तो वस्तु और सेवा के उत्पादन, यानी वस्तु का क्या होता है? निर्माण होता है। वस्तु का क्या करते हैं हम लोग? निर्माण करते हैं। अगर वस्तु का निर्माण कर दिया तो क्या हो गया? वस्तु का उत्पादन। और सेवा क्या होती है? सेवा का हमेशा सृजन होता है। सेवा का कैसा होता है? सृजन। तो उत्पादन किसका? वस्तु और सेवा का। तो ऐसी व्यवस्था है जिसमें वस्तु का उत्पादन और सेवा का सृजन होता है। वस्तु का निर्माण और सेवा का सृजन को हम लोग यहाँ पर उत्पादन बोल रहे हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम लोग? प्रोडक्शन बोल रहे हैं। किसका? किसके लिए? अगर वस्तु का निर्माण हो रहा है, सेवा का सृजन हो रहा है, तो हम लोग इसे उत्पादन के नाम से जानते हैं। अब देखिए, उत्पादन में दो प्रमुख कार्य हो रहे हैं। उत्पादन में क्या हो रहा है? दो प्रमुख कार्य हो रहे हैं। एक तो वस्तु है जिसका हम लोग निर्माण करते हैं। अब वस्तु किसे कहते हैं? अब जैसे हम लोग जो क्लास कर रहे हैं, तो हम लोग ये क्लास किसी न किसी वस्तु के सहारे कर रहे हैं। चाहे मोबाइल है, चाहे आपका लैपटॉप है, आपका डिजिटल बोर्ड है, जो भी है, ये सब क्या है? आपके वस्तु है। आपके हाथ आप लोग स्टडी कर रहे हैं, आपके बुक है, सब ये क्या है? वस्तु है। तो वस्तु कहते किसे हैं? वस्तु से सामान्य परिभाषा है, सामान्य से शब्दावली की वस्तु उसे कहते हैं जिसे हम लोग देख सकते हैं, जिसे हम लोग स्पर्श कर सकते हैं, अर्थात जिसे हम लोग छू सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, इसे हम लोग वस्तु कहते हैं। तो वस्तुओं के निर्माण होते हैं यहाँ पर।
दूसरी बात इसमें है सेवा। अब देखिए सेवा हम लोगों को सिर्फ महसूस होती है, सेवा सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सेवा को हम लोग देखने को दिखता है लेकिन महसूस ही होता है, उसका जो उत्पादन होता है वह महसूस के रूप में ही होता है। जैसे शिक्षा है, अब हम लोग मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, अब हम लोग यहाँ से क्लास चल रही है और आप लोग क्लास में स्टडी कर रहे हैं। अब ये जो शिक्षा का उत्पादन हुआ, क्या ये आपको दिखाई दिया, क्या आपने इसका जो है स्पर्श किया, क्या नहीं, उत्पादन आपका स्पर्श नहीं हुआ, उत्पादन आपका महसूस हुआ कि हाँ हमने आज इंडियन इकोनॉमी की पहली क्लास की जिसमें ये सारी बातें बताएगी कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो वस्तु क्या होता है, सेवा क्या होता है, ये दोनों बातें क्लियर हो गई। तो सेवा में क्या, जैसे आपका शिक्षा हो गया, आपका परिवहन हो गया, आपका ये सब परिवहन से जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान गए, रेल से, चाहे मेट्रो से, चाहे आपका एरोप्लेन से, चाहे सड़क मार्ग बस से, आप चाहे अपने बाइक से, ऑटो से, रिक्शा से, जिससे भी आप गए एक स्थान से दूसरे स्थान, यहाँ पर क्या होगा, सेवा का सृजन हुआ या सेवा आपको महसूस हुई और आपने यह देखा है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान चलेंगे। तो आप देखते हैं लेकिन महसूस सिर्फ करते हैं, जो अंतिम उत्पादन होता है वो सिर्फ महसूस होता है, आपको दिखाई उस तरह से नहीं देगा। जिससे कि वस्तु के निर्माण जब होता है तो वस्तु स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है, जबकि ऐसा इसमें महसूस सिर्फ होता है, दिखाई नहीं देता। जैसे ऊर्जा हो गया, ऊर्जा भी क्या है, आपका सेवा है, ऊर्जा का भी हम लोग सृजन करते हैं, परिवहन का हो गया, ऊर्जा हो गया, आपका आवास हो गया, ये सबसे। अब जैसे बैंक है, बैंक में आप जाते हैं तो बैंक क्या करता है, क्या करता है बैंक आपका, क्या वहाँ नोट छापता है, नोट तो आरबीआई छापता है, आरबीआई देता है, आप जानते हैं मुद्रा जारी करता है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मुद्रा लेके जमा कर दिए, मुद्रा की निकासी कर लिए, लोन ले लिए, सारी चीजें। तो यहाँ पर भी किसका सृजन हो रहा है, सेवा का सृजन हो रहा है। आप देख रहे हैं जैसे संचार है ना, मोबाइल हम लोगों की सेवा है। अब मोबाइल का है, ये संचार सेवा है, इसमें हम लोगों ने रिचार्ज किया, आराम से हम लोग को 2G 3G 4G 5G नेट मिल रहा है और अपनी क्लास जो है घर बैठे या डिजिटल लाइब्रेरी में बैठ करके क्लास कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सब चीज़ों का जब सृजन होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेवा का सृजन। ये बातें स्पष्ट हो गई, वस्तु और सेवा का सृजन कैसे होता है। अब देखो अर्थव्यवस्था में हमने जो तीसरा महत्वपूर्ण कार्य बताया था, वह कार्य क्या बताया था, वह कार्य है उत्पादन के बाद जो है वह है उपभोग का, एक्सपेंडिचर का। अब देखो जो एक शब्द यहाँ पर और भी जान लीजिए कि जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन करने वाले लोग हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं उत्पादक। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, इन्हें हम लोग बोलते हैं उत्पादक। तो जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन का कार्य करते हैं उन्हें उत्पादक बोलते हैं, उन्हें हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रोड्यूसर। उन्हें क्या बोलते हैं मेरे भाई, प्रोड्यूसर बोलते हैं हम लोग। ये प्रोड्यूसर है या उत्पादक कहलाते हैं, जो उत्पादन का। दूसरा जो वर्ग है अर्थव्यवस्था में, जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है वह है उपभोग का। ठीक है, उपभोग को हम लोग कहते हैं कंज्यूम करना। क्या बोलते हैं, कंज्यूम करना। और या दूसरा जो एक्सपेंडिचर इसका शब्द होता है, एक्सपेंडिचर। थोड़ी सा लिखावट को हम लोग मजा है, अभी नया नया तकनीकी है। तो एक्सपेंडिचर या उपभोग, उपभोग क्या होता है, अब जैसे कोई वस्तु लिया, ठीक है, अब उस वस्तु का हमने क्या कर लिया, प्रयोग कर लिया। ठीक, किसी सेवा का है, सेवा का हमने प्रयोग किया। तो किसी वस्तु और सेवा का प्रयोग करना या उसको इंग्लिश में हम लोग जैसे बोलते हैं यूज करना, यही क्या कहलाता है, उपभोग कहलाता है। अब जैसे आप मान लीजिए मार्केट में गए, आपने चॉकलेट खरीदी, चॉकलेट खा लिया, तो आपने क्या कर लिया, उपभोग किया। घर में जो पे खाना पीना से लेकर जो भी वस्तुएं हैं जिसका प्रयोग या यूज करना ही क्या कहलाता है, उपभोग कहलाता है। अब देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था में मान लीजिए भारत की जनसंख्या 142 करोड़ है प्रेजेंट टाइम में। तो भारत की जो 142 करोड़ जनसंख्या है, ये सब क्या करते हैं, ये सब उपभोग करते हैं। सब क्या करते हैं, ये सभी उपभोग करते हैं। और इनको हम लोग कहते क्या हैं, इनको हम लोग बोलते हैं उपभोक्ता, इनको बोलते हैं कंज्यूमर। इन्हें क्या बोलते हैं, कंज्यूमर के नाम से हम लोग जानते हैं, उपभोक्ता। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, कंज्यूम। तो जो कंज्यूम करता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर।
ठीक है, कंज्यूमर है, ये सब उपभोक्ता है। तो अर्थव्यवस्था उपभोक्ता सब है, एक तरफ से सब लोग उपभोक्ता है, चाहे हम हैं चाहे आप हैं। तो अगर आपसे कभी सवाल पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी जनसंख्या किसकी, उत्पादक की, उपभोक्ता की कि वितरक की, तो तीसरा जो कार्य है वह क्या है, तीसरा कार्य है आपका वितरण का, प्रोड्यूस करना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूस। तो प्रोड्यूस यानी वितरण, डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रोड्यूस करना। अब वितरण में दो तरह के शब्दावलियों का प्रयोग होता है। एक हम लोग जो है एक शब्दावली का प्रयोग करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं व्यापार, और दूसरे तरफ की जो शब्दावली होती है जिसे हम लोग बोलते हैं व्यवसाय। क्या बोलते हैं, व्यवसाय। अब ये जो व्यवसाय है और जो व्यापार है, व्यापार जिसे हम लोग इंग्लिश भाषा में बोलते हैं ट्रेड, क्या बोलते हैं, ट्रेड, और व्यवसाय हम लोग जिसे इंग्लिश भाषा में बोलते हैं बिजनेस, क्या बोलते हैं, बिजनेस कर रहे हैं। आपने सुना होगा बहुत से लोग हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो दो तरह का कार्य, ये वितरण का शब्द का मतलब क्या, प्रोड्यूसर का मतलब प्रोड्यूस। अब देखो जो प्रोड्यूस करते हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं वितरण बोलते, वितरक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वितरक बोलते हैं। और इंग्लिश में हम लोग इन्हें बोलते हैं प्रोड्यूसर। कहते हैं भैया ये प्रोड्यूसर का काम करते हैं, किसका काम करते हैं, प्रोड्यूसर का। तो वितरक क्या होता है, वितरक का मतलब ये है, वितरक से अभिप्राय है कि अगर कहीं पर वस्तु का उत्पादन हुआ और या फिर सेवा का सृजन हुआ, अगर ये वस्तु और सेवा को क्या कर दे, उपभोक्ता तक पहुंचा देते हैं, क्या करते हैं, उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम करते हैं। अर्थात जब कोई वस्तु और सेवा, जिन माध्यमों से कोई वस्तु या सेवा उपभोक्ता तक पहुंचता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वितरण की प्रक्रिया। और ऐसे कार्य करने वाले लोगों को हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर या वितरक। अब देखिए वितरक में दो वर्ग हैं, एक तो व्यापार का वर्ग है और दूसरा व्यवसाय का वर्ग है। तो व्यापार और व्यवसाय में थोड़ा सा अंतर ये समझिए कि व्यापार में हम लोग करते क्या है, व्यापार में करते ये हैं कि कोई वस्तु या सेवा है, जैसे वस्तु है, इस वस्तु को मान लीजिए इसका उत्पादन हुआ मुंबई में, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हम लोग जो है एक मोबाइल की कंपनी है, ठीक है, कोई भी मोबाइल आपका ब्रांड है उसका उत्पादन भारत में मान लीजिए मुंबई में हुआ, और आप जो है, हम मान लेते हैं कि आप पटना में हैं और पटना से जो है उस मोबाइल, उस कंपनी का मोबाइल आप खरीदना चाहते हैं। तो अब ये मोबाइल जो है किस माध्यम से आएगा, अब जैसे आजकल जो है कंपनियां क्या करती हैं, जैसे डीलरशिप देती हैं, डीलरशिप के माध्यम से जो है प्रोड्यूस करने का प्रयास, सॉरी माफ करना का, प्रोड्यूसर माने उत्पादक होता, वितरक माफ, या प्रोड्यूसर नहीं होगा, वितरक हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूटर, सॉरी माफ करिएगा इंग्लिश शब्द हमने गलत कर दिया आपका, डिस्ट्रीब्यूटर होगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर इसको हम लोग बोलते हैं। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वितरक है, यह या तो डीलरशिप के रूप में वितरण का कार्य करता है या तो खुद जो है कंपनी से वहां से मुंबई। तो जो व्यापारी होते हैं वो क्या करते हैं, व्यापारी क्या करते हैं, मुंबई से जैसे कोई सामान है उसको खरीदा और पटना लेके पहुंचा दिए, तो ये उसके व्यापार का कार्य हो गया। अब व्यापार में यहाँ पर मान लीजिए जो पटना के बाजार में लोग होंगे ये व्यवसायी लोग हैं। व्यवसायी लोग क्या करते हैं, वहां से इस वस्तु को यानी मोबाइल को खरीदा और अपने शॉप पर ले गए, दुकान पर ले गए, और शॉप के माध्यम से, दुकान के माध्यम से आपको यानी उपभोक्ता तक पहुंचा दिया। तो उपभोक्ता तक किसी वस्तु और सेवा को पहुंचने में दो माध्यमों से लगभग, ये जो माध्यम है जो वितरण का माध्यम है, और इसको कार्य को करने वाले वितरक बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कहलाते हैं। और इन्हें ये दो तरह की प्रक्रिया है, एक व्यापार की प्रक्रिया है, दूसरा व्यवसाय की प्रक्रिया है। अब देखो इस व्यापार व्यवसाय को संपन्न करने के लिए, वस्तु और सेवा को बाजार तक पहुंचाने के लिए एक और प्रणाली चलती है, एक और जो है सिस्टम चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं वाणिज्य।
वाणिज्य जिसे हम लोग मार्केटिंग के नाम से जानते हैं। अब देखो, मार्केटिंग एक प्रक्रिया है, ये क्या, एक प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस है जिसका प्रयोग जो है व्यापारी भी करता है, जिसका प्रयोग व्यवसायी भी करता है, जिसका प्रयोग कंपनियां भी करती हैं। अर्थात जो उत्पादन का कार्य कर रहे हैं वो भी जो है इसका काम करते हैं, और जो व्यापार कर रहे हैं वो भी करते हैं, जो आपका व्यवसाय कर रहे हैं ये भी काम करते हैं वाणिज्य का। तो वाणिज्य एक अलग प्रक्रिया है, इसी से जुड़ी हुई। ऐसा शब्द जैसे आएगा आपको कभी कभार शब्दावली, तो उसको भी मतलब हम लोगों को समझना जरूरी है। तो 3 तरह के कार्य अर्थव्यवस्था में संपन्न होते हैं। 3 तरह के कार्य संपन्न हुए। एक तो हम लोगों ने देखा, क्या देखा अर्थव्यवस्था में, एक तो हमने देखा कि अर्थव्यवस्था में होता है उत्पादन, जिसे हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं, और दूसरा जो है अर्थव्यवस्था में होता है उपभोग, जिसे हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं, यानी कंज्यूम करना या उपभोग करना, या उपभोक्ता जिसे हम लोग बोलते हैं उपभोग। और तीसरी जो प्रक्रिया है जिसे हम लोग बोलते हैं वितरण, ये भी हम लोगों ने समझ लिया। वितरण में हमने देखा कि 2 तरह के कार्य होते हैं, एक तो व्यापार का कार्य होता है, और दूसरा हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर व्यवसाय का कार्य होता है। और यहाँ उत्पादन में हमने देखा कि उत्पादन में 2 तरह का उत्पादन होता है, एक वस्तु का उत्पादन होता है और एक सेवा का उत्पादन होता है। और उपभोग की जो प्रक्रिया है ये भी वस्तु का या तो उपभोग होता है या तो फिर सेवा का उपभोग होता है। ये दोनों प्रोसेस आपने समझ लिया। तो एक तरफ वस्तु का उत्पादन, सेवा का उत्पादन, वस्तु या सेवा को उपभोग करते हैं हम लोग, और वितरण भी इन्हीं सब का होता है। लेकिन वितरण में व्यापार और व्यवसाय 2 तरह के प्रक्रियाएं को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। अब देखिए, हम लोग अब अर्थव्यवस्था की परिभाषा की ओर चलेंगे कि अर्थव्यवस्था कहते कहते हैं। तो हम लोग एक शब्द में कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था उत्पादन, उपभोग और वितरण की प्रणाली है। और क्या है मेरे भाई, वितरण की प्रणाली है। ठीक है। तो अर्थव्यवस्था उत्पादन, उपभोग और वितरण की प्रणाली का नाम है। तो ये एक सिस्टम है, इस तरह से चलता है। अब देखिए, इसमें जो उत्पादन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप बहुत सारी शब्दावलियां, जीडीपी सुनते हैं, आर्थिक विकास, अभी आर्थिक समृद्धि एक पूरा चैप्टर ही है, उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। प्रयास क्या, ये पढ़ेंगे हम लोग। तो यहां पर अगर हम लोग देखें कि जो उत्पादन है ये अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा पहलू है, क्योंकि यहीं से सारी क्रियाओं का सृजन होता है। कैसे सृजन होता है? उत्पादन से। अब किसी वस्तु और सेवा का उत्पादन करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? संसाधन, या हम लोग कहते हैं कि हमको भैया साधन चाहिए, तब तो हम लोग उत्पादन करेंगे, ऐसे तो उत्पादन होता नहीं। तो उत्पादन के साधन कितने हैं? तो उत्पादन का साधन जो सबसे पहले आता है कि भाई हम लोगों का होना बहुत जरूरी है, अर्थात व्यक्ति होगा तभी तो। और व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति जो है किसी भी उत्पादन कार्य में क्या करता है? श्रम करता है। अब श्रम करने के लिए क्या होनी चाहिए? कहीं हवा में श्रम तो हम नहीं करेंगे, सबसे पहली जरूरी है कि भूमि होनी चाहिए। तो भूमि हो गया, श्रम हो गया। फिर क्या होना चाहिए? भूमि, श्रम, फिर होना चाहिए आपके पास पूंजी, है ना। कोई भी उत्पादन का कार्य हो, जैसे मान लीजिए आपको स्कूल ही एक खोलना है, ठीक है। अब स्कूल चलाने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले आपके पास भूमि होनी चाहिए, दूसरी चीज पूंजी होना चाहिए, और तीसरा चीज क्या है? श्रम होना चाहिए। अब इन तीनों चीजों के होने के बाद आपका एक संगठन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संगठन, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। संगठन क्या करता है? संगठन इन तीनों साधनों को, तीनों संसाधनों को बांधने का कार्य करता है। अब देखो, अब अगर इस संगठन में कोई एक व्यक्ति सक्रिय नहीं होगा तो ये संगठन काम कैसे करेगा? ये चलेगा कैसे पूरा? तो इसके लिए एक व्यक्ति चाहिए होता है, जिससे हम लोग बोलते हैं पूंजीपति। इससे क्या बोलते हैं? पूंजीपति, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं शासी
या इसी को हम लोग बोलते हैं उद्यमी। तो अर्थव्यवस्था में जो इसके लिए जो सही शब्दावली है, एक तो उद्यमी है और दूसरा साहसी है। तो उत्पादन के साधन में 5 चीजों का होना जरूरी है। उत्पादन से अब आपसे सवाल पूछा जाए कि उत्पादन के कुल कितने साधन है, तो 5 साधन है। एक तो श्रम, भूमि, पूंजी, संगठन और साहसी या उद्यमी। इसे साहसी क्यों कहते हैं? क्योंकि यह हानि का जोखिम उठाने के लिए तैयार होता है, हानि के लिए तैयार होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप जो है एक बिस्किट की फैक्ट्री डाले और बिस्किट की फैक्ट्री में इसने हानि का जोखिम उठाया और उस जोखिम में क्या हुआ कि उत्पादन तो हुआ लेकिन मार्केट में यह बिस्किट बिक नहीं पाया और आपका बिस्किट एक्सपायर कर गया। अब मान लेते हैं कि आप जो है इसमें 1 लाख रुपए का निवेश किए थे, 1 लाख रुपए पूंजी के लगाए थे, लेकिन ये पूंजी डूब गई पूरी तरीके से आपका। तो ये व्यक्ति अगर हिम्मती होगा तो पुनः अगर इसके पास पूंजी होगी, फिर से निवेश किया, पहली बार जो है वितरण नहीं संभव हो पाया, दूसरी बार नहीं पाया, तीसरी बार, चौथी, पांचवी बार में होने लगेगा। अगर ये चल गई कंपनी, हो सकता है साल भर के बाद इनका जो है जो 1 लाख रुपए लगा था वो 20 लाख रुपए में फिर रिटर्न आ गया। तो इस व्यक्ति ने जो साहस दिखाई, जो हिम्मत दिखाई, उसी का परिणाम है कि आज इनको प्रॉफिट प्राप्त हुआ। अब देखिए उत्पादन के इन संगठनों में सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे जरूरी चीज है कि इनके बीच सामंजस्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर इनके बीच सामंजस्य नहीं होगा मेरे भाई, तो बिना सामंजस्य के हम लोग को जो है उत्पादन कार्य संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर श्रम साथ नहीं दिया, मान लीजिए अगर आप जो है एक शिक्षण संस्थान चला रहे, एक स्कूल चला रहे, शिक्षक जो है अगर तैयार नहीं है, वो क्लास सही से नहीं कर रहा है और 2 घंटे की क्लास है, कभी आधे घंटे पढ़ाता है, मान लीजिए डेली स्कूल नहीं आता है, तो आपका उत्पादन कार्य प्रभावित होगा। भूमि आपका होना जरूरी है और पूंजी भी होना जरूरी है कि स्कूल के लिए बिल्डिंग बनाना जरूरी है। अगर नहीं बनेगा तो आपके पास कोई कस्टमर नहीं आएगा या फिर कोई विद्यार्थी नहीं आएगा। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो संगठन क्या करता है, इनको ऑर्गेनाइज, संगठन मजबूत होना चाहिए, संगठन में सभी सिस्टम वर्क करना चाहिए, उसके लिए एक व्यक्ति होना चाहिए जो सक्रिय हो, जो सबका सामंजस्य स्थापित करे। अगर ये 5 साधन जो है सामंजस्य स्थापित करके कार्य करते हैं तो उत्पादन का कार्य संपन्न होता है। तो इस दूसरे शब्द में अर्थव्यवस्था को हम लोग डिफाइन करते हैं कि उत्पादन के साधनों श्रम, पूंजी, संगठन और उद्यमी, इन तीनों साधनों, 5 संसाधनों के बीच जो सामंजस्य की प्रक्रिया है या सामंजस्य की जो प्रणाली है, इसी को हम लोग अर्थव्यवस्था करते हैं, या इनके बीच का जो सामंजस्य है यही अर्थव्यवस्था है। अर्थात अगर ये संपन्न नहीं होगा तो फिर उत्पादन नहीं होगा, और उत्पादन, वितरण, उपभोग, जब उत्पादन ही नहीं होगा तो उपभोग काहे का करोगे, किस चीज का वितरण करोगे, किस चीज का उपभोग करोगे, तो अन्य प्रक्रिया अपने आप क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। तो अब मेरे भाइयों मुझे या फिर मैं समझ रहा हूं कि आप लोग जो है इस लेक्चर को समझ गए होंगे कि वास्तव में जो है अर्थव्यवस्था क्या है और इसे हम लोग किसे कहते हैं, उत्पादन, उपभोग की प्रक्रिया, व्यापार, व्यवसाय, ये सारी बातें आप लोग जो है समझ गए। अब यहाँ पर हमको समझने वाली अब बात क्या है, अब हम लोग समझेंगे कि अर्थव्यवस्था ये होती कितने प्रकार की है, अर्थव्यवस्था ये कार्य कैसे करती है। तो कार्य भी जो है इसी जो है उपभोक्ता वर्ग, तो ये इसके कार्य करने के लिए 3 वर्ग की मुख्य भूमिका होती है। 3 तरह के वर्ग होते हैं इसके कार्य में। एक वर्ग जो उपभोग करता है उसे हम लोग बोलते हैं उपभोक्ता वर्ग। दूसरा जो वर्ग है उसे हम लोग बोलते हैं उत्पादक वर्ग, उत्पादक वर्ग। और तीसरा जो वर्ग होता है जिसे हम लोग बोलते हैं वितरक वर्ग, वितरक वर्ग। ये तीनों वर्ग अपना अपना काम करते हैं। और तीनों वर्गों में सबसे बड़ी संख्या किसकी, उपभोक्ता की। तो ये बताओ दुनिया में सबसे बड़ी आबादी अगर भारत के पास है तो सबसे ज्यादा उपभोक्ता किसके पास होंगे, बताओ भाई, भारत के पास होंगे कि नहीं होंगे। तो विश्व का सबसे बड़ा बाजार किसके पास होगा। अभी बाजार आप लोग पढ़ेंगे कि बाजार होते कितने प्रकार के हैं, ये बाजार काम कैसे करता है, बाजार आप एक पूरा चैप्टर ही होगा आपका बाजार का। तो बताओ 142 करोड़ जिस देश में जनसंख्या हो उसका बाजार सबसे बड़ा होगा कि नहीं। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपना बाजार कहाँ पे, अपने वस्तु को कहाँ बेचना पसंद करेंगी, सबसे बड़े बाजार में कि छोटे बाजार में।
स्वाभाविक सी बात है कि सबसे बड़े बाजार में बेचना पसंद करेंगी। तो चाहे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो, चाहे आपका जो है रूस हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे जापान हो, चाहे चीन हो, ये सभी देश कहाँ बाजार बनाने का पसंद करेंगे, कहाँ बाजार ढूंढेंगे? जहां दुनिया में सबसे बड़ा बाजार है, भारत में ढूंढेंगे कि नहीं? तो आप बताओ, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति अगर भारत के प्रधानमंत्री को विशेष महत्व देते हैं तो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारे पास बड़ा बाजार है, हमको बाजार चाहिए। अब बाजार अगर भारत का प्रधानमंत्री खुश ही नहीं रहेंगे तो बाजार में आप एंटर कर पाएंगे क्या? आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी तो आपको कोई प्रोडक्ट बिक पाएगा क्या? नहीं बिक पाएगा ना। उसी तरीके से जापान हो चाहे चीन हो, चीन देखो हमारा पड़ोसी देश है, तमाम तरह की समस्याएं चीन के साथ सीमा का चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हर वित्तीय वर्ष में कम से कम 40 अरब डॉलर का व्यापार जो है भारत और चीन, ये इसका लाभ है शुद्ध चीन का। चीन जो है हमारे बाजार में इस वस्तुओं को बेच बेच करके इतना लाभ अर्जित करता है। तो सबसे बड़े संख्या अर्थव्यवस्था में किसकी होती है? उपभोक्ता की। उसके बाद जो है उत्पादक और वितरक की होती है, व्यापारी व्यवसायी की। उत्पादकों की संख्या सबसे कम होती है, उसके बाद वितरकों की संख्या होती है, ठीक है, उपभोक्ता के बाद, और इस सब की। अब हम लोग जो है अगले प्रोसेस में, अगले प्रक्रिया में इसमें यह समझने का प्रयास करते हैं कि ये अर्थव्यवस्था हम लोग समझ गए तो ये अर्थव्यवस्था काम कैसे करती है। तो इस अर्थव्यवस्था का ये तो 3 वर्ग आपने देखा कि तीनों वर्ग इसमें काम करते हैं, लेकिन इसका प्रक्रिया क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, किस सिद्धांत पर, किस बेसिस पर, कौन से इसका मूल सिद्धांत है अर्थव्यवस्था के काम करने का। तो अर्थव्यवस्था का जो प्रक्रिया है, मूल प्रक्रिया क्या है? तो ये 2 तरह की प्रक्रियाएं घटित होती है, इसमें 2 तरह के प्रोसेस होते हैं। एक जो होता है मांग का और दूसरा होता है आपूर्ति का। तो 2 महत्वपूर्ण कार्य अर्थव्यवस्था में होते हैं, एक तो मांग का कार्य होता है और दूसरी तरफ आपूर्ति का काम होता है। तो मांग और आपूर्ति के आधार पर ही पूरी अर्थव्यवस्था की प्रणाली काम करती है। इसी डिमांड और सप्लाई को यदि हम लोग समझ लें तो इसको हम लोग इंग्लिश भाषा में क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं डिमांड और इसे हम लोग बोलते हैं सप्लाई। अब इसे हम लोग शॉर्टकट में इसको संबोधित कर सकते हैं। इसको हमने संबोधित, मान लीजिए इसको कर लिया डी से और इसको कर लिया एस से, यानी डी एट। अगर इस प्रक्रिया को हम लोग समझ लें, इस बात को हम लोग समझ लें कि मांग और आपूर्ति होता क्या है, ये मांग और आपूर्ति के माध्यम से ये अर्थव्यवस्था चलती कैसे है, तो हम लोग को सारी बातें अपने आप समझ में आ जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। तो आइए समझा जाए कि सबसे पहले मांग होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं कि मांग क्या होती है, डिमांड क्या होती है। तो देखो, किसी भी वस्तु या सेवा का मन में इच्छा प्रकट हो जाए और उस इच्छा प्रकट के बदले हमने क्या कर ली, बाजार में उसका या तो फिर हमने ऑर्डर दे दिया कि भैया हमको इतना सामान चाहिए, या तो सीधे हमने क्या कर ली, खरीदारी कर ली, उसको खरीद लिया। तो यहां पर इस प्रक्रिया में क्या हो गया, मांग का सृजन हो गया। क्या हो गया? मांग का सृजन। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, तो जब हम लोग किसी भी वस्तु और सेवा की खरीदारी कर रहे होते हैं, उसे हम लोग किसी वितरक या दुकानदार से ले रहे होते हैं, तो उस प्रक्रिया में या फिर दूसरा जो इसका प्रोसेस है, इसका जो सृजन होता है वह हमारी आवश्यकताओं से, इच्छाओं से सृजन होता है। किसी का जैसे मान लीजिए उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, किसी व्यक्ति के पास बहुत अमीर है, तो व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीता है, आज हमारा ये मन है, वो मन है, तो उस तरह से वो आवश्यकताएं उसकी सृजित होती है और उससे मांग का सृजन होता है। तो हमारी मांग का सृजन किस पर निर्भर करता है? आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। ये प्रक्रिया के रूप में दिखता कैसे है, तो जब हम लोग किसी वस्तु को खरीद रहे होते हैं, तो अब देखो दूसरी तरफ जो आपूर्ति करता है वह जब हम लोग जो है खरीद रहे होते हैं, किसी भी वस्तु और सेवा को ले रहे होते हैं, तो उसी समय वह आपूर्ति की भी प्रक्रिया चल रही होती है। तो जब हम लोग किसी भी वस्तु और सेवा का क्या करते हों, वितरण करते हो, वितरक का काम करते हो, वितरण का काम करते हो, या फिर किसी भी वस्तु और सेवा को बेचने का काम कर रहे हो, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, आपूर्ति का सृजन होता है। तो एक तरफ अर्थव्यवस्था में मांग चलती है और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था में आपूर्ति चलती है।
इसी मांग और आपूर्ति के आधार पर पूरी अर्थव्यवस्था काम करती है। इसी मांग और आपूर्ति के आधार पर किसी भी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण होता है। वस्तु का कितना उत्पादन होगा ये भी निर्धारित होता है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है, आपूर्ति बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसी में अब ये सारी चीजें किस पे काम करती हैं, तो देखो दो, किसी भी वस्तु और सेवा का दो गुण होता, दो चीजें होती है इसमें। एक तो इसका होता है वैल्यू, अर्थात इसका होता है मूल्य, और इसको वैल्यू कहते हैं। और दूसरा इसका होता है कीमत, प्राइस होता है। तो कीमत और वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो मूल्य होता है उस वस्तु का क्या है, गुण है, वैल्यू है, गुण है, अर्थात उस वस्तु में निहित जो हमको संतुष्टि मिलने वाली है वह, जैसे मान लीजिए कि हम जो है किसी दुकान पे जाकर के रसगुल्ले खा रहे हैं, तो रसगुल्ले में जो स्वाद है, जो टेस्ट है, जो मीठापन है, वह उसका वैल्यू उसमें निहित है। लेकिन उसको खरीदते किस में है, हम उसको पेमेंट कैसे करते हैं, कीमत के रूप में। तो कीमत हमेशा मुद्रा में होती है। कीमत हमेशा किस रूप में दर्शाई जाती है, मुद्रा में दर्शाई जाती है। और वैल्यू तो कई चीजों पर निर्भर करता है। एक तो उस वस्तु में जो निहित मूल्य है वो तो अपने आप निहित होता ही है। मूल्य कभी कभार जो है किसी वस्तु के बढ़ जाते हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि उस वस्तु की बाजार में उपलब्धता कितनी है। अगर बाजार में उपलब्धता बहुत कम है, अर्थात आपूर्ति बहुत कम है, तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। और मूल्य जैसे बढ़ता है किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। अब इसी मांग और आपूर्ति को समझेंगे कुछ बेसिक सिद्धांतों के माध्यम से। तो आइए सबसे पहले समझते हैं हम लोग मांग का नियम क्या कहता है। मांग का नियम या मांग का सिद्धांत कैसे काम करता है। तो जो मांग का नियम है, जो आपूर्ति का नियम है, ये वर्क कैसे करते हैं। तो मांग का नियम कहता है कि अगर आपूर्ति स्थिर रहे, तब देखो इस नियम को पहली बार जो अर्थ देते हैं जिसका नाम है मार्शल। आपूर्ति यदि स्थिर रहे तो मांग के बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है, मांग के बढ़ने से क्या होता है, कीमत बढ़ जाती है। मांग के बढ़ने से क्या हो जाती है, कीमत बढ़ जाती है। अब इसको हम लोग एक छोटा सा डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। एक छोटा सा डायग्राम लेते हैं और इसके माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए इस कह रहा है कि डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ जाती है। मान लीजिए इस पे हमने डिमांड रख लिया और इस पे हम लोगों ने प्राइस को रख लिया। तो किसी वस्तु की डिमांड बढ़ी तो ये वक्र अगर ऐसे चलेगा तो डिमांड बढ़ने के साथ साथ इस पे प्राइस अपना बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि आपूर्ति स्थिर होनी चाहिए। अब दूसरी लाइन इसमें यह जुड़ता है कि मांग के घटने से क्या होता है, वस्तु की कीमत भी घट जाती है, वस्तु की कीमत कम हो जाती है। क्या हो जाती है, वस्तु की कीमत कम हो जाती है। कैसे, अब देखिए इसी ग्राफ से अगर डिमांड घट रही है तो ये प्राइस घटता जाएगा, डिमांड घट रही है तो प्राइस गिरता चला जाएगा। लेकिन शर्त क्या है, आपूर्ति हमेशा स्थिर होना चाहिए, सप्लाई हमेशा स्थिर होना चाहिए। अगर इसके सापेक्ष सप्लाई बढ़ती जाएगी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सप्लाई अगर नियम क्या काम करता है, सप्लाई का नियम कैसे काम करता है। तो देखो सप्लाई का नियम जो कहता है कि अगर मांग स्थिर है और आपूर्ति बढ़ा दी जाए तो वस्तु की कीमत अपने आप गिर जाती है। अगर उस समय आपूर्ति घटा दी जाए तो वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। अब जैसे ऐसे बात समझिए, बहुत ऐसे एक सिंपल सा उदाहरण है, आप लोग समझ लेंगे कि अगर किसी के घर में 10 बच्चे हैं तो वहां पर बच्चों की कीमत अपने आप क्या होती है, घट जाती है मेरे भाई। अब जैसे इस समय टमाटर आप देख रहे हैं बाजार में बहुत महंगा है। क्यों महंगा है, क्योंकि टमाटर बाजार में है ही नहीं है। टमाटर का उत्पादन क्या हो गया, टमाटर का उत्पादन कम हो गया।
अब जब टमाटर का उत्पादन कम हो गया, बाजार में उसका आपूर्ति कम हो गई, तो क्या हो रहा है, अब मांग जो है स्थिर है, मांग बनी हुई है, तो बाजार ने कीमत क्या कर दिया, बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया। तो ऐसे ही समझा जाता है। तो अर्थव्यवस्था एकदम व्यवहारिक है, ये कोई सैद्धांतिक बात नहीं है, सिद्धांत भी इसके व्यवहार से ही आते हैं। तो व्यवहार में अगर कोई बात अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं तो वही सिद्धांत में भी आपको झलकेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि लोग अलग से जो है कहीं आसमान से आते हैं सिद्धांत गढ़ देते, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति जब व्यवहारिक जगत का ही अध्ययन करता है, अगर वो समझ लेता है तो उसको सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित कर देता है, और उसे हम लोग विचारक या थिंकर के नाम से जानते हैं। ठीक, अब उसने आर्थिक सिद्धांत दे दिए तो उसे अर्थशास्त्री कहते हैं, राजनीतिक सिद्धांत दी गई तो राजनीति शास्त्री कहते हैं, अगर वैज्ञानिक दे दिया तो उसे वैज्ञानिक के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपूर्ति का नियम ये कहता है कि अगर किसी वस्तु का क्या है, मांग स्थिर है, ठीक है, किसी वस्तु की मांग स्थिर है, पहला कंडीशन ये है मेरे भाई कि मांग स्थिर होना चाहिए, मांग ये नहीं कि चल रहा है, तो क्या होगा, आपूर्ति यदि बढ़ा दी जाए, आपूर्ति बढ़ा तो कीमत अपने आप क्या होगी, कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर आपूर्ति घटी, अगर आपूर्ति कम हो गई तो कीमत क्या होगा, कीमत भी अपने आप कम हो जाएगी। तो इसको ऐसे समझिए कि अगर ये सप्लाई इसको मान लेते हैं और इधर जो है प्राइस रख लेते हैं, तो किसी भी वस्तु का यदि लगातार सप्लाई बढ़ाई जाए तो क्या होगा, सॉरी, यहाँ पर ये सिद्धांत कर रहा है कि अगर सप्लाई बढ़ाएंगे तो प्राइस क्या होगी, डिक्रीज होगी, अर्थात कीमत घटेगी, कीमत क्या होगी, घटेगी। तो ये जो डायग्राम बन के तैयार होगा वह इस तरह से बन के तैयार होगा कि जो कीमत है वह आपूर्ति बढ़ने से घटती है। तो लगातार जैसे जैसे आप आपूर्ति बढ़ाओगे वैसे वैसे कीमत भी गिरती चली जाएगी, ये आपूर्ति का नियम कहता है। लेकिन शर्त क्या है कि मांग स्थिर होनी चाहिए। अब देखिए कि ये सारी बातों को समझने के बाद अगर मांग और आपूर्ति को एक साथ जोड़ दिया जाए, दोनों को एक साथ ला दिया जाए, तो यहां पर एक ही डायग्राम में इसको हम सम्मिलित कर रहे हैं। ये डी कर्व है, ठीक है, और ये एस कर्व है, डिमांड एंड सप्लाई का कर्व है, और इधर ये कीमत। ठीक है, तो समय के साथ साथ जैसे डी बढ़ेगा, मान ली डिमांड बढ़ी तो प्राइस इंक्रीज हो गई। अब देखो डिमांड बढ़ने से यहीं पर क्या हो रहा है, आपूर्ति भी बढ़ जाती है। तो मांग का नियम यह भी कहता है कि मांग बढ़ने से आपूर्ति बढ़ जाती है, ये होता है, नेचुरल नियम है। लेकिन कब, अगर कीमत को स्थिर रखना है तब, अगर कीमत स्थिर नहीं रखना है तब ऐसा नहीं होगा, तो कीमत अपने आप उछाल मार जाएगा। लेकिन कीमत स्थिर बना रहेगा तो दोनों एक साथ साथ चलेंगी। तो डिमांड एंड सप्लाई अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत ही अच्छा है। अब देखो किसी भी अर्थव्यवस्था में महंगाई जो है, कीमत, वो कितना प्रभाव डालती है, इस प्रक्रिया को हम लोग समझे कि अगर मान लीजिए अर्थव्यवस्था में लगातार महंगाई बढ़ रही है तो उसका लाभ किसको मिलता है, क्या उसका नुकसान है, महंगाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तभी एक चैप्टर आएगा इन्फ्लेशन का। तो यहाँ चूंकि हम लोग पहला लेक्चर शुरू कर रहे हैं तो बहुत सारे शब्दावलियाँ आ रही हैं, और एक शब्दावलियों को ही हम लोग एक लेक्चर में कवर कर लेंगे, तो जिससे क्या होगा कि आने वाले जो लेक्चर होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझ पाएंगे। तो मैं बहुत तो भाई ईगो नहीं है मेरे किसी भी चीज़ का, लेकिन आपको इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हिंदी माध्यम में, यानी
हिंदी माध्यम में अगर आपको इकोनॉमी इतना अच्छा कोई लेक्चर अगर मिलता हो, इतने सहज भाषा में, सरल भाषा में अगर कोई समझाने का प्रयास कर रहा हो तो बताइएगा मुझे। बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा मैं। जितना यह जटिल जो है विषय है उतना ही आसान में मुझे करने का प्रयास है मेरा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर समझ में आएगा। अब देखिए, कीमत के सापेक्ष हम चीजों को देखेंगे। कीमत को हम लोग लेंगे, कीमत के सापेक्ष हम लोग जो है आपूर्ति को भी देखने का प्रयास करेंगे, और कीमत के सापेक्ष हम लोग मांग को भी देखने का प्रयास करेंगे कि मांग पर इसका कीमत का क्या प्रभाव पड़ता है, आपूर्ति पर कीमत का क्या प्रभाव पड़ता है। अब जैसे देखो, सामान्य सी बात है कि जैसे टमाटर महंगा हुआ तो क्या आप लोग टमाटर ज्यादा खरीदने लगे? स्वाभाविक सी बात है, आप व्यवहार में क्या करेंगे, कहेंगे भैया बहुत महंगा है, चलो एक आध महीना नहीं खाएंगे। तो करना भी यही चाहिए। अर्थव्यवस्था में अगर किसी वस्तु की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो उसका बहिष्कार करना शुरू कर दो, तो जो बिचौलिया होगा ना, जो स्टोर करके रखेगा, उसका दम घुटने लगेगा। क्यों दम घुटने लगेगा? क्योंकि जब डिमांड नहीं करेगी तो सप्लाई करो, किसकी सप्लाई करोगे? तो ये अगर सिद्धांत आप बेसिक तौर पे समझ रहे हैं ना अर्थव्यवस्था में, तो आप अब एक जागरूक उपभोक्ता बन जाएंगे। तो अर्थव्यवस्था पढ़ना बहुत जरूरी है। सरकार की पूरी समीक्षा, पूरी सरकार की आलोचना इसी बात पे टिकी है कि अर्थव्यवस्था में कोई किसी का आर्थिक विकास कितना अच्छा किसने किया, इसी बात में उसकी आलोचना होती है। तो जब आप अर्थशास्त्र का ज्ञान रखेंगे तभी तो किसी का मूल्यांकन कर पाएंगे, तो इसके लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब देखो कीमत का क्या कहता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, अगर कीमत बढ़ती है तो आपूर्ति बढ़ती है। कीमत बढ़ने से क्या होता है? आपूर्ति बढ़ती है। और इससे क्या होता है? और साथ ही साथ मांग घटती है। मांग क्या होता है? घटती। अब जैसे टमाटर महंगा हुआ तो व्यापारी वर्ग क्या चाहेगा कि टमाटर मेरा अधिक से अधिक बिक जाए, लेकिन उपभोक्ता क्या करेगा? उपभोक्ता की जेब कटनी शुरू हो गई तो उपभोक्ता जो है मांग कम कर देगा, अर्थात खरीदना कम कर देगा। तो ये अधिक से अधिक बेचने का प्रयास करेगा और ये कम से कम खरीदने का प्रयास करेगा। तो अगर इसकी मांग बनी रह गई तो कीमत को अच्छी मिल जाएगी व्यापारी को, अगर मांग घट गई तो अपने आप कीमत भी स्थिर हो जाएगी। दूसरा कीमत का प्रभाव क्या पड़ता है कि कीमत यदि जब घटती है तो क्या प्रभाव पड़ता है? कीमत घटने से मांग बढ़ती है। कीमत घटने से क्या होता है? मांग बढ़ती है, और इससे क्या होता है? आपूर्ति घटती है। अगर स्टोर करने की व्यवस्था है तो टमाटर नहीं निकलेगा, अगर व्यवस्था नहीं है तो निकालना मजबूरी होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं अपवाद में, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं अपवादित हैं। अब जैसे मान लीजिए आम का सीजन है। अब आम फल ऐसा है कि अगर पक गया तो बहुत दिन तक रखा नहीं जा सकता। ये बात अलग है कि उसको हम लोग जूस बना करके माजा और पी लेंगे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। ठीक है, तो कहेंगे कि अब हमको यही चाहिए, चलो ठीक है, वो बात अलग है। अब यहाँ पे कह रहा है कि कीमत घटने से मांग बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। अगर बाजार में आप जा रहे हैं और आम जो है मिल रहा है यदि 100 रुपए किलो, तो आप ठीक है सामान्य तौर पर सोच रहे, अगर अचानक 20 रुपए हो जाता, आज ही मुस्कुराते कहेंगे भाई 5 केजी पैक कर दो, है कि नहीं? तो अपने आप में क्या हो गया? मांग बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? लेकिन यदि वस्तु को संरक्षित करने वाली है तो आपूर्तिकर्ता क्या कर देगा? तुरंत कुछ सप्लाई बंद कर देगा। उसे घाटा हो रहा है, भैया आप नहीं बेचेंगे, नहीं हो जाएगा, अब कल आना जब मांग अच्छी, कीमत अच्छी मिलेगी। तो ये अर्थव्यवस्था के नियम में इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो अगर इन सिद्धांतों को समझा जाए कि अर्थव्यवस्था है क्या, ये किस प्रकार से काम करती है, तो सारी बातों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अब हम लोग अगले लेक्चर में ये समझेंगे कि अर्थव्यवस्था होती कितने प्रकार की है। ठीक है, अभी तो आज ये समझा कि अर्थव्यवस्था है क्या
और यह काम कैसे करती है, इन सारी प्रक्रियाओं को आज हम लोगों ने समझने का प्रयास किया मेरे भाई। ये क्लास मेरी कैसे लगी ये हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये थोड़ी सी राइटिंग की समस्या इस नए सिस्टम में मुझे आ रही है, राइटिंग थोड़ी धीरे सुधर जाएगी, उसका चिंता ना करिएगा। लेकिन अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ आपको बेहतर से बेहतर करने का, आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें देने का। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर अगली क्लास में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।